नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। अब तो एकदम जो है आपका आरओ का परीक्षा भी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। पीसीएस के बारे में भी अब आप लोगों को खबर लग ही चुकी है और आयोग के अनुसार ये परीक्षा मिनिमम जुलाई माह में जाके होगी। मतलब एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए आपके पास लगभग 100 दिन का समय है अब से, है ना। लगभग 100 दिन का समय है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से चीजें पढ़ते चलिए। ये सीरीज में पूरी कोशिश करूंगा आगे भी और सब्जेक्ट्स में भी कंटिन्यू रहे। इसके बाद मेरा प्लान फिजिक्स कराने के बाद मेरा प्लान सीसेट की ओर है, ताकि सीसेट का जो मैथ रीजनिंग वाला हुआ है वो आपके दिमाग से मैं कम कर सकूं, ठीक है। तो आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, क्योंकि लगभग 125-30 सवाल हैं, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो भौतिकी के जो सवाल हैं, फिजिक्स के जो सवाल हैं, भौतिक विज्ञान के, उनको 2013 से लेकर 2023 तक जो भी आए हैं हम लोग एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। हमेशा की तरह 2013 से 2017 तक पीटी और मेंस दोनों के प्रश्न शामिल हैं, और 2018 से लेकर 23 तक में केवल प्रीलिम्स वाले प्रश्न शामिल हैं, ठीक है। तो चलिए करते चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की प्रश्नों के साथ में। तो सबसे पहले वर्ष 2013 को शुरू करते हैं। वर्ष 2013 में कौन कौन से प्रश्न जो है आयोग ने आपसे पूछे हैं। चलिए पहला सवाल है ना, थोक के भाव पूछे जाने वाला सवाल। रोगी के दांत का प्रतिबिंब देखने के लिए आपने देखा होगा, दांत में ऐसे वो डॉक्टर साहब ऐसे डंडी सी लेके देखते हैं, तो दांत के डॉक्टर द्वारा इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। देखो दर्पण और लेंस में अंतर समझ लो पहले, तो सवाल गलत नहीं होगा। लेंस जो होगा ना, मास्टर के चश्मे का जो लेंस है, ये लेंस है, मतलब आर पार इसमें से दिखेगा। और जो दर्पण होता है उसका एक पृष्ठ पेंटेड होता है, उसमें से आर पार नहीं दिखता है, उसमें से तस्वीर दिखती है। ओहो सर, ठीक है। मतलब आप जो आपके घर पे दर्पण है वो दर्पण है, और ये जो चश्मा वाला है ये लेंस है। तो लेंस दर्पण में अंतर समझ गए। फिर क्या होगा, अब आप खुद सोचो कि उसको देखने के लिए क्या होगा। उसके पास कोई ऐसा आइटम थोड़ी ना होगा कि जो है वो एक तरफ से बंद हो, तो फिर देख कैसे पाएगा। तो उसके लिए क्या करता है, अवतल लेंस का यूज करता है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम किसमें, कार वाले शीशे में। तो वो भी चीज हम याद रखेंगे, उसमें उत्तल दर्पण, ये अवतल लेंस, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय का स्पेक्ट्रम होता है पूरा, ठीक है। तो इसमें से जो अविरक्त रेज होती हैं, ये इसका प्रश्न का मतलब क्या है, प्रश्न का मतलब ये है, अभी एसी चल रही है, मान लो मास्टर को टेंपरेचर कमती बढ़ती करना हो, तो ये रहा रिमोट, यहां से बटन दबेगा, टेंपरेचर मैनेज हो जाएगा। ये जो लाइन गई इसके पास, वो किस जो है किस विकिरण का यूज किया ये पूछ रहा है। तो ये अविरक्त इंफ्रारेड विकिरण का यूज करती है, अविरक्त विकिरण का यूज करते हैं, ठीक है। चलो परावैगनी कैसे कर लोगे, अरे सर सीधे मतलब ऐसी हानि हो जाएगी ना, बार बार परावैगनी से तो गड़बड़ हो जाएगा। दृश्य होती तो हमें दिखती कि कहां से गई लाइट, बोले अच्छा रास्ते में रुक गई, ठीक है। तो इसलिए इंफ्रारेड का यूज करते हैं, अविरक्त का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो हानिकारक देखो 10 डेसिबल मतलब बहुत ना के बराबर हल्की सी आवाज, 20 डेसिबल जो पत्तों की सरसराहट होती है ना, एकदम रात में कभी आपने सुनी होगी सन 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 पत्तों की सरसराहट, 20 डेसिबल, ठीक है। नॉर्मली जो आवाज हम बातचीत करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल में बात करते हैं। जहां कारखाने वगैरह होते हैं 65-70 डेसिबल तक वहां जाती है। लेकिन जैसे ही 80 डेसिबल से ज्यादा मामला होगा, भाई साहब प्रदूषण वाली स्थिति शुरू हो जाएगी। मतलब 80 डेसिबल से ज्यादा का साउंड जो होगा वो ध्वनि प्रदूषण को इंगित करता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करते हैं। सर ये प्रशीतन क्या आइटम है, मैं तो नाम देख के ही डर गई। डरना नहीं है। प्रशीतन क्या होते हैं, आपके कोल्ड स्टोर, है ना। आपके घर के आसपास कोल्ड स्टोर आपने देखे होंगे, जहां हमारे किसान भाई अपना आलू या इस प्रकार की फसलें रखते हैं, ताकि कुछ समय बाद भाव अच्छा मिलने पर उनको बेच सके। तो कोल्ड स्टोर का क्या काम है, वहां फसल खराब क्यों नहीं होती। सर मैं अपने घर में ऐसी रख दूं खराब हो जाएगी, कोल्ड स्टोर में खराब क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो जो है क्योंकि भाई खराब कैसे हो रही है, उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा घुस गया, कुछ भी
जो है जीवाणु वगैरह घुस गए, जिस कारण वो क्या किए, धीरे धीरे डिके करने लग गए उसको, और वो आइटम जो है खराब हो गया। तो ये क्या करता है, कोल्ड स्टोर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, मतलब स्लो डाउन कर देता है। खराब आलू वहां पे भी होगा, लेकिन घर पे आपके 10 दिन में हो रहा है तो वहां पे 30-40 दिन चल जाएगा। मतलब क्या है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही थी, जिस अभिक्रिया के कारण डिके हो रहा था, उसको स्लो डाउन कर देगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है, ऐसे करके टाइप वाली, ठीक है, तो क्या होगा, तो संवेदनशील तराजू है भाई साहब, सांस अंदर ले ली मतलब हवा ले ली, और हवा का भी तो वजन है दोस्त, तो जब हवा अंदर चली गई तो वो हवा का भी वजन रीड कर लेगा। चाचा ने 100 ग्राम हवा ले ली, 100 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगी, रीडिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। मेरे कमरे का बल्ब तेज जल रहा है, दीदी के कमरे का बल्ब स्लो जल रहा है। बात यह है, ठीक है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध होगा। अब आपको ना भी ज्यादा लंबी चौड़ी फिजिक्स पता हो तो आप सिंपल याद रखो ना यार, अवरोध अगर ज्यादा होगा तो कम रोशनी वाले में ही तो ज्यादा होगा, तभी तो बेचारे की रोशनी कम आ पा रही है। मतलब करंट दोनों को बराबर मिल रहा है, दीदी को भी भैया को भी, लेकिन दीदी वाला जो कमरे का बल्ब है वो जो है तेज जल रहा है, भैया वाले का स्लो जल रहा है। क्यों, भैया के पास अवरोध ज्यादा है। ठीक है, तो अवरोध किसका ज्यादा होगा या प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, जिसकी रोशनी मंद होगी। ठीक है, मंद रोशनी वाले बल्ब में। आगे चलते हैं, जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता से आसानी से उड़ता है। जेट हवाई यान क्यों, इसकी निर्दिष्ट व्याख्या क्या हो सकती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, अभी देख लेंगे। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब निचला समताप मंडल, सबसे ऊपर सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, ये 5 मंडल हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक, तो ये क्या कह रहे हैं कि निचले जो है समताप मंडल में आसानी से उड़ता है। क्यों उड़ता है, कारण, नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी वाष्प नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, ये बादल पानी वाष्प सब कहां रह गई, क्षोभ मंडल में रह गई। सर मैं तो ऊपर आ गई, ठीक है, मतलब तुम स्ट्रेटोस्फीयर में आ गए। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं, ये भी बात सही है। जो आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाओ, स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाओगे समताप मंडल में, तो वहां ऊपर तेज जेट हवाएं चलती हैं, जो मानसून में भी आपके बहुत सहायक हैं। कभी डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो मैं बताऊंगा, इतनी तेज उनकी स्पीड होती है कि बैठ के 1 घंटे में यहां से आप जो है हवाई जहाज बन जाओगे, है ना। मतलब बहुत तेज गति की ऊपर ये वायुमंडल में हवाएं चलती हैं, उनको जेट हवाएं बोलते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जहां कॉन्सेप्ट समझाने का है, मस्त रैप्चिक तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जहां केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी, बता के आपको निकल जाऊंगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। अक्ष पर घूमना मतलब ऐसे गोला घूमना, ऐसे करके घूमना। ठीक है, इतनी तेज गति से घूमती है, समझ रहे, 4400 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आप अपने घर से अपनी ससुराल पहुंच जाओगे मिनटों में। चलो, इस तेज गति का हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष हमारी गति लगभग 0 है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो हम भी तो पृथ्वी पे जितने आइटम है सब घूम रहे हैं ना। लेकिन गति पता कैसे चलेगी, जब तक उसके सापेक्ष कुछ गति ना हो तब तक गति पता नहीं चलती है। जैसे मान लो ये मैं हूं, ये मेरी बोतल है, दोनों हम संग संग भाग रहे हैं, मैं भी ऐसे भाग रहा हूं, बोतल भी संग में भाग रही है, तो बोतल को गति पता ही नहीं चलेगी। क्यों, इसकी सापेक्ष गति नहीं है। और मान लो बोतल में फेंक के मार दूं और मैं खड़ा हूं, तो बोतल की गति ज्यादा हो गई, मतलब सापेक्ष गति बोतल की ज्यादा हो गई, तो भाई साहब पता चल जाएगी गति। वही वाली बात है, हम अपने कक्ष में पृथ्वी की अपेक्षा या सापेक्ष हमारी गति 0 है, क्योंकि वो भी घूम रही है और हम तो उस पे चींटी जैसे आइटम है सर, हम भी घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा सर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, बिल्कुल लगाएगा, है ना। उपग्रह चारों तरफ घूमता रहता है, वह ऐसा किस कारण से कर पाता है, तो जो वो चारों तरफ घूम रहा है ना, उसकी वजह से उस पे एक बाहर की तरफ बल लग रहा है, और वो बाहर की तरफ बल लग रहा है और एक बल उस पे अंदर की तरफ खिंचा रहा है, तो मतलब बाहर जो घूम पाता है वो
केंद्राभिमुखी बल है ना, अब केंद्रीय तो केंद्र की ओर लग रहा है उस पे, और केंद्राभिमुखी जो बाहर की तरफ लगता है उसकी वजह से घूम पाता है। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हीरे की बिक्री में भार के इकाई कैरेट कितनी होती है? 200 मिलीग्राम, मतलब 0.2 ग्राम। एक कैरेट का कोई अगर आपसे हीरा कह रहा है तेरे लिए हीरे ले आऊंगा, बोले क्या कैरेट का लाएगा? बोले 1 कैरेट का लाऊंगा, मतलब वो आपको 0.2 ग्राम हीरा देना चाह रहा है या 2 मिलीग्राम हीरा देना चाह रहा है। ये सब एक टेबल होती है, 10-10 का अंतर होता है, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमिली, ठीक है। तो किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमिली, तो इनमें जो है उसका डिफरेंस हो गया 3 का, तो 1000 से गुणा करी 200 मिलीग्राम हो गया, ठीक है। ये फिर कभी समझाएंगे, फिर अभी इसमें 10 मिनट चले जाएंगे। आप याद रखो 200 मिलीग्राम या 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं। सोनार का उपयोग हम किसको करते हैं? तो सोनार का में हम किस चीज का उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगे। ये क्या आइटम होता है सर? पराश्रव्य तरंगे क्या आइटम होता है? जो तरंगे चमगादड़ यूज करती है। सर चमगादड़ चिपक जाएगी, चमगादड़ चिपकेगी नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो है पराश्रव्य तरंगों का यूज कर रही है। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? किसी चीज पे पड़ी और उससे टकरा के वापस स्रोत के पास आती हैं। जब टकरा के वापस स्रोत के पास आती है तो स्रोत को एक आइडिया लग जाता है कि फलानी चीज हमसे कितनी दूर है, ठीक है। उसकी स्पीड से कैलकुलेशन करके पता चल जाता है। तो समुद्र में सोनार जो है इन चीजों का यूज करता है। मान लो समुद्र में कोई जहाज डूब गया तो वो ये पराश्रव्य तरंगे भेजेगा, और जब उनको पराश्रव्य तरंगे भेजेगा टकरा के वापस आएंगी तो पता चल जाएगी फलानी चीज कितनी दूर है, ठीक है। सोनार उसी का यूज करता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। अभी बता देंगे भाई साहब। भरी हुई गाड़ी को चलाने और उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत की अपेक्षा अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। बात सही है। मान लो तुम्हें मुझे चलाना हो तो मैं बिल्कुल खड़ा हूं तो ज्यादा दम से धक्का देना पड़ेगा। कभी कोई ठेला गाड़ी खींचे हो बचपन में, अगर कोई ठेला गाड़ी बचपन में खींची हो, किसी का कुछ साइकिल आइकिल लेके भागे हो, तो तुम्हें पता होगा जब मामला खड़ा है, साइकिल जब खड़ी है तो उसे शुरू करने के लिए ज्यादा दम से पैडल लगाने पड़ते हैं, मतलब ज्यादा खींचना पड़ रहा है। लेकिन जब चल गई तो हल्के हल्के हौले हौले भी आराम से मामला चलता रहता है। तो उसका क्या कारण है? होता क्या है कि जब वस्तु स्थिर है कोई भी, उस पर ज्यादा घर्षण बल लग रहा है जो भी नीचे सरफेस है उसके द्वारा, लेकिन जब चलने लग गई तो उस पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है। देखो चलायमान वस्तु का भार कम हो जाता नहीं, एक बार गाड़ी चल जाने पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, जिस वजह से हमें कम स्थिति से ही हम उसका जो है चलाने लग जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का यूज क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, बढ़िया चमकता है, इसीलिए लाल रंग का यूज करते हैं सर। आगे चलते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग के प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों? क्योंकि जो सूर्य से प्रकाश निकला, छोटी वेवलेंथ वाली नीली नीली बैगनी बैगनी प्रकाश का क्या हुआ? प्रकीर्णन हो गया। जब इन प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया तो आसमान दिखने लगा नीला, क्योंकि यह सब में फैल गया। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाया और सूरज हमें सिर्फ लाल दिख रहा है। बोले भाई साहब क्योंकि उससे तो सारे रंग निकले, लेकिन लाल का प्रकीर्णन नहीं हो पाया, है ना। लाल क्योंकि उगता हुआ सूरज है तो लाल हमें सिर्फ दिख रहा है। सूरज और जो है सुबह शाम लाल दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलई दूरदर्शी से प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और बड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? इसका बेहतरीन सा एग्जांपल बताऊं। जब आप नाई की दुकान पे, मतलब आपकी भाषा में बार्बर की दुकान पे, है ना, आप अंग्रेजी वाले लोग हो, बार्बर की दुकान पे जब बाल कटवाने जाते हो तो पीछे की तरफ शीशा लगा होता है। देसी दुकान पे जाओगे तो लगा होगा, तुम स्टाइलिश दुकान पे जाओगे तो वहां नहीं लगा होगा, ठीक है। मैं देसी वाला आदमी हूं, आज भी 30 रुपए में बाल कटवाता हूं, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, पीछे जो शीशा लगा होता है वो सब समतल दर्पण है, तो उसमें तुम जरा झांक के देखना तो भाई साहब पीछे तक बैठे हुए दिखोगे, है ना, पीछे तक बैठे हुए दिखोगे। तो इसका क्या मतलब है कि अनंत प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत। पीछे के पीछे के पीछे के पीछे सब बैठे हुए दिखोगे उसमें। तो दो समतल दर्पण है, एक आगे जिसमें आपका फोटो दिख रहा है, एक पीछे है ना, तो दोनों में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। याद कर लेना। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। देखो ये दृष्टि दोष बड़ा चक्कर खराब है। निकट दृष्टि दोष कह रहा है, लेकिन निकट की वस्तु भाई साहब टनाटन दिखेगी, दूर की वस्तु में दिक्कत होगी। दूर दृष्टि दोष कहेगा तो दूर की वस्तु बढ़िया दिखेगी और पास की में दिक्कत होगी। जो दोष है वो सही दिखेगा। मतलब मायोपिया है,
निकट दृष्टि दोष है, निकट का आइटम एकदम सही, जैसे मास्टर का है, मास्टर को पास की चीजें एकदम सही दिखती हैं, दूर की चीजें देखने में गड़बड़ है, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए भी क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो मैं कौन सा लेंस यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अवतल लेंस। अवतल दर्पण मत कर देना, दर्पण एक तरफ से पेंटेड होता है, जब पेंट हो जाएगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं सामने का, मतलब लेंस यूज होगा। आगे चलते हैं, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से टीवी रिमोट का, टीवी रिमोट किसका, अभी पीछे बता क्या है, अवरक्त, अवरक्त ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं कहीं रेडियो तरंगों का भी यूज किया जाता है, लेकिन अवरक्त आप याद रखोगे इंफ्रारेड का ही यूज करते हैं। जब ऑप्शन नहीं है तो उसी के बगल वाली रेडियो है, इसलिए हमने रेडियो मार दिया। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड, वही दूर संचार है, ठीक है, मतलब यहां से एसी ऑन हो गई, दूर से संचार हो गया सर, तो इंफ्रारेड, ठीक है। आगे चलते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं पाता, वो कह रहा है, अब कुछ भी कह सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी कह सकता है, वो सुन नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, वातावरण चाहिए, ठीक है, मतलब ध्वनि को गति करने के लिए मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो बक रहा हूं, वो ध्वनि है ना, और ध्वनि एक माध्यम में ही गति करती है, ध्वनि तरंग निर्वात में गति नहीं कर सकती, यह भी आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्वनि गति करेगी, अब माध्यम है ही नहीं, हवा है ही नहीं, तो आपको लगेगा कि मास्टर फाय 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 कुछ भी बोल रहा है, लेकिन भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब चंद्रमा पे हमारी क्लासेस सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी, ठीक है, यही वाली बात हो गई। तो क्या है, ध्वनि प्रचारित होने के लिए माध्यम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। आनंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना, और मेन कमेंट में जाके कमेंट करना, लाइव में तो आप करते ही हो, मेन कमेंट में जाके कमेंट करना कि सर बढ़िया क्लास चल रही है, इस सीरीज को कंटिन्यू रखो, है ना। चलो, निम्नलिखित कथन ए, आप कहोगे तभी कंटिन्यू करूंगा, है ना, मैं सोच रहा हूं सी सेट करा लूं, ठीक है। चलो, सी सेट के बाद फिर और भी 2-3 सब्जेक्ट के प्लान है, अब तो हमारे पास समय है, प्रॉपर करते चलेंगे, ठीक है। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दिए गए उत्तर से कूट लीजिए। देखो भाई साहब, कथन क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज के पंख ऊपरी सतह पर उन्नोत्तर बनाई जाती है, निचली सतह पर नतोदर। आपने कभी देखा हो हवाई जहाज का पंखुड़ी, तो ऊपर से ऐसा होता है, तिकोना सा, हल्का सा होता है यार, देख लेना भाई, है ना। आजकल तो लोग कहीं जाते हैं तो एकदम व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम पे रील, वो खिड़की वाली सीट की बैठी हुई हो डालते, हमने कभी नहीं डाली, खैर चलो, मैं तो यूज ही नहीं करता ये सब, ठीक है। तो क्या है कि हाँ भाई, मैं इंस्टाग्राम वगैरह नहीं यूज करता हूं। ये क्या है, ऊपर वाली सतह ही है, ऊपर से क्या होगा, हवा का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ऊपर से हवा का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो नतोदर जब सतह होगी ऐसे करके, तो वो गुजर जाएगा, इस पर प्रेशर नहीं डालेगा, और नीचे से हवा जो है उसको उड़ने में भी, है ना, और उस तरीके से भी हेल्प करती है, नीचे वाली सतह में जो है हवा भरी रहती है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, ये बात बिल्कुल सही है ना। शीर्ष भाग पर वायु की प्रवाह द्रुत गति कम होती है, उल्टी बात कह रहे हैं, शीर्ष पे तो ज्यादा होती है, अधोभाग में दबाव कम रहता है, उल्टी बात है ना, ये चीज उल्टी है। कथन सही है, कारण गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन भारत में निर्मित हल्का युद्ध हवा, अरे तेजस भाई आप ही हो, आप में तो मोदी जी भी उड़ लिया बैठ गए, ठीक है। हल्का युद्ध पोत है, हल्का युद्ध पोत नहीं है, हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज मान लो उसको, है ना, एयर उसके पास है, ये बात बिल्कुल सही है। अब आ गए आपके 2014 के प्रश्न, 13 के प्रश्न समाप्ति की ओर, समाप्त हो गए, और क्या, अब आ गए आपके 2014 के प्रश्न, देखते चलते हैं। मरीचिका बनने का उदाहरण है, रेगिस्तान में बनती है, दूर से आपको ऐसा लगता है पानी, पानी कहां है, नहीं है पानी, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है समझ लो। देखो, एक माध्यम है, मान लो ये माध्यम है सघन, ऊपर वाला बिरल लेते हैं, है ना, ऊपर वाला लेते हैं बिरल, ठीक है, ऊपर वाला है बिरल और नीचे है सघन, ठीक है, ये माध्यम है। अब कोई प्रकाश की किरण अगर आएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाओ, एसी वाले कमरे से बाहर निकल के जाओ, अरे यार बड़ा गर्मी है, हल्का सा विचलन होगा, और उधर से इधर आओगे तो एकदम ठंडक का ओ हो आनंद ही आनंद। मतलब क्या होगा, एक माध्यम से आप दूसरे माध्यम में गए, जब आप में विचलन हो गया तो बाबूजी ये तो प्रकाश की किरण है, ये भी तो विचलन करेगी। फॉर एग्जांपल, ये जब विरल माध्यम से, विरल मतलब दूर दूर से, सघन की ओर जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं समझाते चलता हूं, विरल से अगर सघन की ओर जाएगी, ऐसे आ रही थी, इसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन सघन में सब पास पास है, तो ये भी अविलंब की ओर झुक जाएगी,
जाएगी, उसके पास आ जाएगी, ठीक है। और अगर इसके विपरीत अगर सघन से विरल में जा रही है, मान लो इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन विरल में सब दूर दूर है, तो ये अभिलंब होता है, ये भी अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, ठीक है। ये तो रहा कॉन्सेप्ट। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जिसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, मतलब इस कोण से कोई तरंग आए कि वो इसमें ना अंदर ना घुस के उसका वापसी हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, वापसी हो जाए, है ना, दूसरे माध्यम में प्रवेश ना करे। इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होगा, जिस एनर्जी से किरण आएगी, जितना उसका मैग्नेट फलाना ढीका जो भी उसका होगा, है ना, उसी उतनी ही मामला वापस भी चला जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण मरीचिका दिखाई दे रही है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वो कृत्रिम उपग्रह के ऊपर दो ऐसे पंखुड़िया से लगे देखे होंगे ना आपने, वो क्या आइटम है, वो सोलर सेल होती है और कुछ थोड़ी होता है। सन से एनर्जी लेती रहती है, उसको बैटरी चार्ज होती रहती है, उसकी बैटरी चार्ज रहती है, नीचे हमारी बैटरी चार्ज रहती है, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो सोलर सेल से लेती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण कितना हो, उसकी हाइट का आधा होना चाहिए। देख लो कहां है, हाइट के आधे में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, अभी बताया मास्टर ने, ध्वनि की तरंग है भाई साहब, माध्यम जरूरी है उसके लिए। मतलब क्या है कि ध्वनि की जो तरंग है उसके चलने के लिए माध्यम की प्रबल आवश्यकता होती है। माध्यम की प्रबल आवश्यकता मतलब चंद्रमा पे माध्यम नहीं है, बात नहीं कर सकते। तो गैस में हल्की चलती है, द्रव में थोड़ी और तेज चलती है, ठोस में एकदम भागती है भैया, बुलेट ट्रेन ध्वनि, ठीक है, याद रखो। तो नहीं चल सकती किसमें, माध्यम निर्वात में नहीं चल सकती, इन तीनों में चलेगी सर, कोई समस्या की बात नहीं है। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस श्रेणी के लिए दिया जाता है, नाभिकीय, है ना, इनको भारत में नाभिकीय ऊर्जा का जनक भी मानते हैं, नाभिकीय क्षेत्र में दिया जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है, ठीक है। देखो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट है, याद कर लेना। मरीचिका फिर आ गई बनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पीछे मास्टर ने इतना समझाया फिर आ गया। प्रकाश के रंग का निर्धारित होता है किससे, तो प्रकाश का रंग का जो निर्धारण होगा वो उसकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य से हम मान सकते हैं, तरंग दैर्ध्य से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल रंग के प्रकाश की होती है, ठीक है। तो रंग के निर्धारण में तरंग दैर्ध्य का महत्वपूर्ण योगदान है, फैक्चुअल चीज है, ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, आपको पता है, यूरेनियम का यूज करते हैं, थोरियम का यूज करते हैं, प्लूटोनियम का यूज करते हैं। सर कैल्शियम का यूज नाभिकीय एनर्जी में होता ना, मैं पान वाले की दुकान से चूना ले आता सर, और उसी से इतनी नाभिकीय ऊर्जा बना देता, किसी ने सोची नहीं होगी। भाई कैल्शियम क्या है, वही तो है, तुम्हारे दांत भी कैल्शियम के हैं, दांतों को रगड़ रगड़ के नाभिकीय ऊर्जा क्रिएट कर लेता सर। कॉमन सेंस से भी ऑप्शन हट जाएगा इनकी। कहा यूरेनियम तो पता होगा तुम्हें, थोरियम प्लूटोनियम ना भी पता हो तब भी। आगे चलते हैं, थोड़ा परीक्षा में एकदम खाली बुद्धि लेके जाना है, परीक्षा का लोड नहीं लेना बहुत ज्यादा, एकदम खाली बुद्धि लेके जाओ, आनंद से वहां बैठो और दिमाग चलाओ, कॉमन सेंस क्रिएट करो, है ना। जब आपने प्रॉपर पढ़ रखा होगा तब कॉमन सेंस आएगा, ऐसे नहीं बैठे वहां कॉमन सेंस नहीं आया सर, है ना, तो वो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। चलो, आपके अंदर चीजें होनी चाहिए, ठीक है, निम्न, और उसमें मेन आपकी भूमिका निभाता है आपका रिवीजन। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है, करंट अफेयर्स का है, चेंज होती रहती है, इसको लोड मत लेना, किताब में से याद भी मत करना, करंट अफेयर से देखना, जैसे अभी सबसे ज्यादा कुडनकुलम की है, ठीक है, चेंज होती रहती है। निम्नलिखित सिद्धांतों में रॉकेट किस पे कार्य करता है, तो रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण पे, ठीक है, मतलब जितनी वो हवा नीचे से देता है, वायुमंडल उसको हवा फेंकता है, वो उतनी संरक्षण करके, वो तमाम टेक्निकल चीज है, तुम केवल इतना याद रखो आप लोग, संवेग संरक्षण पे काम करता है रॉकेट वाला सिद्धांत। मशीन गन का आविष्कार किसने करा, धूधू धूधू लगातार वाली मशीन गन किसने करा, तो वो करा है जेम्स पकल ने आपके, ठीक है, जेम्स पकल ने, ठीक है, मशीन गन का आविष्कार। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी, एम.एन. साहा की। अब ये फैक्चुअल सवाल है, इसमें मैं क्या बताऊं, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत के ऊष्मा से जो है ज्यादा ऊष्मा मिलने पर आयनन हो जाता है, चीजें को टूट जाते हैं आइटम, ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया, एम.एन. साहा ने, ठीक है। तो ये फैक्ट है, एज ए फैक्ट ही याद कर लेना। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कभी गलती से मोटर गाड़ी के इंजन पे हाथ लगा देना, लगा मत
मत लेना भाई साहब, जल जाएगा, ठीक है। तो उनको ठंडा करने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेडिएटर का, ठीक है, रेडिएटर का यूज किया जाता है। टरबाइन आप जानते ही हो, उसे घुमा के बिजली उत्पन्न की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, झूठ बोलने वाला टेस्ट होता है। क्वाड्रेंट ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो रेडिएटर याद रखोगे आप, रेडिएटर, ठीक है। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए यूज में लाया जाता है रेडिएटर, ठीक है। याद रखोगे, एक इसी से रिलेटेड है रेडिएटर, एक होता है कार्बोरेटर, है ना। कार्बोरेटर वो भी पेट्रोल इंजन में ही यूज होता है कार्बोरेटर। क्यों? क्योंकि हवा को जो है वो थोड़ा सा अंदर लेके और पेट्रोल के दहन को हेल्पफुल बनाता है कार्बोरेटर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का यूज किया जाता है? तो फोनोमीटर तो जो है ध्वनि वाले में यूज होता है। ये ऑप्शन गलत है या मिस टाइप है। फोनोमीटर का यूज ध्वनि की तीव्रता नापने में किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो चमड़ा में क्या ऊष्मा चल जाएगी? जूता कहां पहनते आप, हल्का सा कहीं तार से टच हो गया, उई मां हो जाता, ठीक है। बेंजीन कोई मतलब नहीं, जल है लेकिन जल से भी ज्यादा है पारा। पारा एक सामान्य ताप पर रहने वाली द्रव धातु है। इनमें से पारा जो है ऊष्मा का सबसे बढ़िया चालक है, सर्वाधिक उत्तम चालक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ज्योग्राफी में पढ़ा, सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ को याद रखोगे। सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं? भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। सर मुझे बिल्कुल याद है, आप कभी चिंता मत करो, भूल ही नहीं हूं सर। चलो दीदी अच्छी बात है। अब आ गए अपने 2015 के सवाल, 13-14 कर लिए, 17 तक ज्यादा सवाल हैं, फिर तो 1-1, 2-2 भी हैं, ऐसा भी सिस्टम है, ठीक है। देखते चलते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसे सेंटीग्रेड, तो इसका फार्मूला होता है क्या? बचपन में से भी पढ़ते आ रहे होंगे, C/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है। इस फार्मूले में जब इसका मान रख दोगे फ़ारेनहाइट का, तो इसका मान कितना निकल के आ जाएगा? 36.89। रख के देख लेना यार, ठीक है। इसी फार्मूले से होगा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसी फार्मूले से हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चीजें चेंज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। एक खिचड़ी बनाओ आप भगोना में, ठीक है, एक खिचड़ी बनाओ आप कुकर में, कुकर वाली सर 2 सीटी बन जाती है, ठी ठी 2 सीटी आई, खिचड़ी तैयार। लेकिन सर भगोने में बहुत देर लगती है। मास्टर तो हमेशा से बाहर रहा है, तो खाना वाना खुद बनाया है, सब पता है, ठीक है। तो क्या है, कुकर में जो है पानी जो 100 डिग्री पे उबल रहा है, कुकर में वो ज्यादा पे उबलता है, क्योंकि दाब वहां ज्यादा हो गया। अब ज्यादा पे जब उबल गया, ज्यादा पे उसका सेंटीग्रेड उबला, तो क्या हुआ? जल्दी पका देगा आइटम। तो क्वथनांक मतलब उबलने वाला जो बिंदु है वो बढ़ जाता है। क्यों? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखोगे, 41 का ए। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? घर के वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। इन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान 1.43 सौरिक द्रव्यमान से ज्यादा होता है, इसी को कहा गया चंद्रशेखर लिमिट। जिनका मान इससे ज्यादा होता है वो नष्ट होते होते ब्लैक होल बनते हैं, ठीक है। चलो तो याद रख लोगे, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। पीछे भी यह सवाल था। आइंस्टाइन चचा को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? थोक के भाव पूछा गया सवाल, हर दूसरे साल आने वाला सवाल। किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। भूलोगे नहीं, E बराबर mc²। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन चचा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नैनो प्लग क्या है? नैनो का मतलब ही छोटे से है, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी भी आजकल तो पूरा सिस्टम है, हर चीज को छोटा छोटा किया जा रहा है ना। तो नैनो प्लग का क्या संबंध है? नैनो प्लग क्या है? जो छोटा वाला वो नहीं आता कान में, पहले वो आपने देखा होगा पूरा रिमोट सा चलता था कान में, जिन लोग का कान में दिक्कत होती थी। अब तो वो छोटू सी आती है, आपको पता भी नहीं चलेगी, कान पे ऐसे ही करके ऊपर करके फिट हो जाती है। नैनो प्लग बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कार में पीछे के यातायात का दृश्यावलोकन करने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होगा? वो होगा आपका उत्तल दर्पण का, ठीक है। याद रखोगे, भूलोगे नहीं। उत्तल दर्पण दूर की चीजों को एकदम पास में करके छोटे से आइटम में दिखा देता है। तो पीछे मान लो कोई भी आ रहा है, कोई स्कूटी वाली दीदी आ रही है, कोई भैया आ रहे हैं, दीदी को नहीं देखना है, स्कूटी देखनी है, ठीक है, ताकि आपको जो है साइड लेफ्ट राइट करते हुए आसानी जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? पीछे भी मास्टर बता के आया, फिर भूल जाते हो। प्रकाश का प्रकीर्णन। नीले रंग का प्रकाश एकदम फैल गया, क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, इसलिए वो धूल कणों इन सबसे टकरा के बिखर जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है उसका। जब प्रकीर्णन हो गया, नीला ही नीला सब जगह है, सर आसमान भी नीला है। आगे चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे? ये यहां का डाल दिया भैया, हरित क्रांति
गेहूं से ज्यादा संबंधित है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, है ना, इन्हीं पे जो है पूरा सिस्टम चल रहा है ना। तो ट्रांजिस्टर जो है बनाने के लिए क्या पूछ रहा है सर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो है इस प्रकार की, माफ कीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये दो अर्धचालक हैं, इनका यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरा गला कुछ आज गड़बड़ मान रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना, आप लोग भी थोड़ा अपना ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है, तो पीछे भी बता के आया हूं, सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक। ये सवाल भी थोक के भाव पूछे गए हैं, कौन अर्धचालक है। ठीक है, इसको मत भूल के जाना। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में करंट अफेयर्स का सवाल है, उस समय लॉन्च की गई थी, इसलिए पूछा है कौन सा सही नहीं है ना। तो वो जो उसके करंट इफेक्ट होते हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। WWW का वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सवाल भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम बिल्कुल इन्हें हलवा मान के छोड़ देते हैं। हल्का सा चीजें ध्यान में रखो, जैसे इस बार पेन नंबर का या पिन का जो है, पेन या पिन में से जो है एक पूछा था आपके आरओ एग्जाम में, उसकी फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये सब भी आप ध्यान रखनी है। इसका विस्तृत रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आगे चलते हैं। पाइरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है, तो हाई टेम्परेचर होगा, हाई पाई। ठीक है, ऐसे याद रखोगे, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, सौरिक विकिरण है, उस सब को नापने के लिए किसका यूज हो रहा है, उस सब को नापने के लिए पाइरोमीटर का यूज हो रहा है, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ही, सोलर रेडिएशन जो लास्ट वाली उसका सन की परत है कोरोना, उसका टेम्परेचर ही 7-8 हजार डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अपने ताप से कहां नाप पाओगे। जल का अधिकतम घनत्व होता है, अधिकतम घनत्व मतलब अधिकतम ठुसा ठुसा जल कब होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे माना जाता है जल का आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम होता है। फैक्ट ध्यान रखना, आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम होगा। जब घनत्व अधिकतम होगा, ठुस ठुस के भरे हुए होगे, तो आयतन तो न्यूनतम हो ही जाएगा, छोटी सी जगह में हो ही जाओगे, है ना। तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है न्यूनतम होता है। अब ये केल्विन पे दे रखा है, तो केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन बराबर 273, उसमें जोड़ लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, 273 और 4 277, 277 केल्विन पे क्या होगा, जल का घनत्व अधिकतम होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में भी वही है, कांच के जो है उस तरीके की जो है वो बनाते हैं कि उनमें कुछ भी हम भेज रहे हैं, कोई सी भी तरंग भेजें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होके फटाफट पहुंच जाए। इनकी चालें आप जानते ही हो, बहुत होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर को भी आप याद रखोगे, ऑप्टिकल फाइबर का यूज में क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। आजकल इस टेक्नोलॉजी का यूज लगभग हर चीज में हो रहा है, इसको आप मत भूल के जाना। ऑप्टिकल फाइबर में किसका यूज होता है, सूर्य के प्रकाश में रंग कितने होते हैं, ऐसे सवाल दे दो ना चाचा, ऐसा गोला काला करूंगा कसम से कि पूछो मत। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इनमें से कौन होगा, क्या सनमाइका में, सनमाइका में चालक होता ना तो फिर क्या ही बात होती, तांबा सोना चांदी, इनमें से चांदी सबसे ज्यादा सुचालक मानी जाती है। ठीक है, चलो ये चालक सुचालक का क्या अंतर है, इसमें वो इलेक्ट्रॉन और वो सब देखते हैं हम कि किसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा जो है विद्युत प्रवाह माना जाता है, तो वो सब बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। आप खाली एक बात याद रख लो, बात खत्म। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, घटता है। अर्धचालक क्या है, मतलब शैतान चालक है, मतलब वो कह रहा भाई साहब ऐसे नहीं चलूंगा, ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब मैं चलूंगा। मतलब क्या है, उसमें ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, वो चालक की भांति काम करने लगता है। तो मतलब क्या हुआ, ज्यादा चालक पे, चालक ज्यादा टेम्परेचर पे चालक की भांति काम करने लगा, मतलब उसका जो प्रतिरोध था वो क्या हुआ, घट गया। ठीक है, प्रतिरोध मतलब जो विद्युत धारा प्रवाह होने में अपोजिट काम करता है, दैट इज प्रतिरोध। तो ज्यादा गर्म करने पर प्रतिरोध क्या हुआ, उसका घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। CFL का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने। बोले भाई साहब टेलर तुम दुनिया सिल रहे हो, मैं पूरी दुनिया उड़ा दूंगा, तो हाइड्रोजन बम बना दिया एडवर्ड टेलर ने। याद रहेगी बात, टेलर दुनिया सिलता है, हाइड्रोजन बम दुनिया फाड़ेगा, उड़ाएगा एडवर्ड टेलर। भारत में भारी जल कहां बनाया जाता है, भारी जल जो है परमाणु रिएक्टर में मंदक के काम आता है। मंदक मतलब जो है उनकी न्यूट्रॉन, उनकी बौछारों की गति को या नाभिकीय क्रिया की गति को कम कर
देते हैं, मंदक के काम में आता है। ये कहां बनता है? ट्राम्बे में, ट्राम्बे बार्क जहां स्थापित है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहां। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेंटीग्रेड और फारेनहाइट बराबर होगा? अभी निकाल लेता हूं, वैसे -40 मान होता है, आप मानोगे नहीं, मैं निकाल देता हूं। C/5 बराबर F - 32/9। अब मैं क्या करूंगा, दोनों बराबर करने हैं तो दोनों x कर लिए, x/5 बराबर x - 9 इधर -32, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9x बराबर 5x माइनस 32, और ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 160, ठीक है, 160, और 5x इधर चले जाएंगे, घट जाएंगे, 4x बराबर -160, x का मान कितना जाएगा, -160/4 बराबर -40। मास्टर ने तो पहले ही बताया था, आपको सॉल्यूशन चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं ना, जिसको समझ में ना आया वो बैक करके दोबारा देख लेना, ठीक है। मेरे पास मतलब आपका इतना टाइम में नहीं लेना चाहता हूं कि बार बार वही 4 बातें कराऊं, फिर पूछूं बच्चों बताओ समझ में आया कि नहीं, फिर कहूं कमेंट करो अच्छा किस किस को, क्या मतलब है यार, मतलब पढ़ कम समय में अच्छे सवाल कर लो, ठीक है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट भी मंदक की तरह काम करता है ना, विमंदक। ग्रेफाइट की छड़ें आपने देखी होंगी, जब नाभिकीय क्रिया में रोकनी होती है, मंद करनी होती है, तो ग्रेफाइट की छड़ें अंदर कर देते हैं, उससे वो क्रिया शांत हो जाती है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का सबसे बोलते हैं क्या, स्थिर अपर रूप है ग्रेफाइट। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए जीपीएस प्रयोग होता है, तो जीपीएस की फुल फॉर्म पूछ रहा है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये तो आपको पता ही होगी, जीपीएस तो यूज करते ही हो, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब आ गए 2016 के सवाल, 13 कर लिया, 14 कर लिया, 15 कर लिया, 16 के देखते हैं। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए मिला है, वही चीज जो उन्होंने उसकी खोज की थी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। 1921 में चचा को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, डायनमो कार्य करता है, तो डायनमो मतलब जनरेटर, ठीक है। जनरेटर क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब रासायनिक क्या, उसमें तुमने पेट्रोल या मिट्टी के तेल या डीजल डाला, धक 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 करके बिजली आ गई, तो रासायनिक ऊर्जा को क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया। प्रकाश वोल्टीय सेल कौन से होते हैं, सौर सेल को ही प्रकाश वोल्टीय सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, तो फालतू क्यों इस पर समय बर्बाद करना है। चलो, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी मानी जाती है, मतलब कोई चीज आपको कब एकदम बेहतरीन सी दिखेगी, बढ़िया सी दिखेगी, सर 25 सेंटीमीटर दूर ले जाकर रख दो मुझसे, कितनी दूर, 25 सेंटीमीटर दूर ले जाकर रख दोगे, एकदम मस्त बिंदास शानदार जबरदस्त जिंदाबाद दिखेगी, ठीक है। तो ये फैक्ट भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। अभी निकल के गया है, जस्ट टक से करके निकल के गया है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया, तो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, ये दिया है आपका जेबी नार्लिकर ने, ठीक है। इसको याद रखोगे, आइंस्टाइन के सिद्धांतों को गलत साबित करने के लिए चाचा ने नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, क्या नाम है, जेबी नार्लिकर। आगे चलते हैं, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो विंड पावर क्या है भाई, हवा चल रही है, गति है ना उसमें, मतलब गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है ना। हवा में क्या है, गति है, तो गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में चेंज हो रही है। अब आपसे पूछ ले सोलर सेल द्वारा किस किस का परिवर्तन होता है, तो सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है, तो बैरोमीटर से नापते हैं, दाब, हाइड्रोमीटर से नापते हैं, जल का आइटम, आर्द्रता, एनीमोमीटर से नापते हैं वायु की स्पीड। सर कितनी चल रही है स्पीड, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से हवाएं चल रही हैं, ओहो हो, आपकी तरफ से मेरी तरफ हवाएं आ रही हैं, मैं एनीमोमीटर से नाप लूंगा। भारत ने बराक 8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किसके साथ, प्योर करंट अफेयर्स का सवाल फिर भी आपको बता देता हूं, इजराइल के साथ की थी बराक 8। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है, तो पाइरोमीटर मैंने आपको बताया, पाई और हाई मतलब पाइरोमीटर मतलब हाई टेम्परेचर नापेगा, हाई टेम्परेचर किसका होगा, विकिरण तापमापी का, ठीक है, विकिरण तापमापी होगा। आगे चलते हैं, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है, तो बिग बैंग है ना, आज से लगभग 13.7, कुछ वैज्ञानिक 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व मानते हैं कि एक एकक में है ना सिंगुलैरिटी उसका नाम था, सिंगुलैरिटी में बिग बैंग हुआ, बड़ा सा विस्फोट हुआ, और उसके कुछ सेकंड बाद ही है ना चीजें जन्म ली, समय ने जन्म लिया, पदार्थ ने जन्म लिया, द्रव्यमान ने जन्म लिया, इन सब चीजों ने जन्म लिया उसी के बाद, और उसी के बाद संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी के संगणक का इलेक्ट्रॉनिक आईसी है ना? आईसी कहां है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब आईसी, ठीक है, नहीं इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसको बोलते हैं आईसी। पहली पीढ़ी का ये, दूसरी पीढ़ी के ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी के आईसी, ठीक है। ये बहुत उधर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के एक आईसी बना देते हैं, नहीं जाएंगे। याद रखना पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मैंने बता दी है। संगणक साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को संगणक मतलब कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। आगे चलते हैं। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में, किसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? चंद्रमा की कोई मतलब नहीं, वहां तो वायुमंडल है ही नहीं। वायुमंडल होता तो दीदी मेरी बात सुन लेती सर, पिछले वाले सवाल में उसने सुनी नहीं, ये भी गलत है। सूर्य पे तो कोई पहुंच ही नहीं पाया माई का लाल, मंगल के वायुमंडल में जो है मीथेन उपस्थित है। आगे चलते हैं। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना किसने दी थी? ये आपने दी थी एस चंद्रशेखर ने, इन्होंने ही बताया ब्लैक होल वाला कॉन्सेप्ट। आगे चलो। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत, पीछे भी पढ़ के आए, जेवी नार्लिकर, नवीन और नार्लिकर, बोले नार्लिकर न्यूलिकर कर लो, जेवी न्यूलिकर और नवीन सापेक्षता सिद्धांत। बात आपकी कॉमन हो जाएगी, बात याद हो जाएगी। ना याद होती हो तो किताब पे दीदी चिट्ठी लगा लेना, चिट्ठी लगा लेना मतलब लिख लेना, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? देखो, हेलोक्लाइन क्या दर्शाएगा? हेलो मृदा नमक वाला आइटम दर्शाएगा। थर्मो मतलब टेम्परेचर वाला। पिक्नोक्लाइन जो है वो दर्शाता है घनत्व प्रवणता को, किसी भी द्रव की घनत्व प्रवणता कि वो कितना घनत्वशील है, उसमें ज्यादा घनत्व है कि कम घनत्व का आइटम है, ये कौन दिखाता है? ये दिखाता है आपका पिक्नोक्लाइन। तो ये सब याद कर लेना यार, है ना। डिटेल्ड में आप फिजिक्स का वो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है डिकोड एग्जाम 2.0 पर उसका भी मैराथन पढ़ा है। आरओ की परीक्षा में जितने आपके ज्योग्राफी के सवाल आए, जितने आपके फिजिक्स के सवाल आए, जितने आपके यूपी के सवाल आए, मैंने, क्योंकि हम लोग को वो वाला सिस्टम है नहीं कि एक एक पेस्ट करके दिखाएं, इतने सवाल आए हैं, सारे सवाल लगभग 50 सवाल इन 3 मैराथन से आपको आरओ वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगभग 50 सवाल। जिसको लगता हो ना कि फलाना सवाल नहीं आया, मेरे पास भेजना, मैं आपको बताऊंगा कि देखो कहां से आया है, ठीक है। तो उनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। 20 घंटे में आपको पूरी ज्योग्राफी दे दी यार, 2 दिन में ज्योग्राफी कवर कर सकते हो, है ना। पूरी पूर्वावलोकन कवर करने का सबसे बेहतरीन तरीका, कॉन्सेप्ट जहां होते हैं, आपको मेरी आदत पता है, फर्जी टाइम खराब नहीं करता हूं। जहां कॉन्सेप्ट होते हैं कॉन्सेप्ट बताता हूं बेहतरीन तरीके से, और जहां बता के आगे निकलने वाला होता है वो बताता हूं, साथ में याद भी कराता हूं यार। और क्या लोगे, जान लोगे क्या? चलो आगे चलते हैं, है ना। देखो, साइटोट्रोन ऐसा संयंत्र है जो उत्पन्न किया जाता है, उससे क्या उत्पन्न होती है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न होता है साइटोट्रोन से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने, देख रहे हो 4 सालों के सवाल करें, 4 बार सवाल आ गया। पाइरोमीटर, पाई हीलियोमीटर भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। पाइरोमीटर से क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर नापते हैं पाइरोमीटर से, ठीक है बाबू याद रहेगी बात। और पिक्नोमीटर से, पिक्नो वो अभी पीछे देख के आए थे, क्या घनत्व प्रवणता नाप रहे थे, है ना। फोनोमीटर से ध्वनि नापते हैं। चलो अब आ गए अपन 2017 के सवालों पे। इसके बाद तो सवाल की जो वो है बहुत कम हो जाएगी यानी, है ना, क्योंकि 17 तक मेंस के भी सवाल हैं, 18 से तो पीटी है। आगे चलते हैं। टेलीविजन डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त होते हैं, क्यों? देखो, जो सिग्नल आ रहे हैं, बारिश की बूंदें पहले तो उन्हें बिखेर देंगी भाई, वो भी तो सिग्नल है ना, उनसे बारिश की बूंदों से भी तो मामला टकराएगा ना, वो भी तो एटमॉस्फेयर का भाग है, तो उन्हें छिद विछिद कर देती हैं, विक्षिप्त कर देती हैं। तो वर्षा की बूंदें इनको जो है अवशोषित भी कर लेंगी और जो है मूल दिशा को इनकी बदल भी देंगी। एंटीना छोटे भी होते हैं, क्यों? एंटीना बड़ा होगा तो कहीं से भी किरण जा रही होगी उसको पकड़ लेगा, दीदी आजा, है ना, अपने पास आ जाएगा, बुला लेगा। लेकिन एंटीना छोटू होगा तो जो इधर उधर किरण जा रही होगी उसको नहीं पकड़ पाएगा। तो डिश एंटीना जो है, अब तो ये चीजें यूज ही नहीं होती, पहले होती थी। टेलीविजन डिश एंटीना का यूज करते हुए बरसात के मौसम में क्यों सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं? तीनों आइटम सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, 1 2 3 सही है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किए जा सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? डॉपलर इफेक्ट या रडार द्वारा? डॉपलर इफेक्ट होगा, ठीक है। एक बार देख लेना इस सवाल को, है ना। 85। चलो, निम्नलिखित देशों में से किसने भारत और यूएसए के साथ जुलाई 2017 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास कौन कर रहे हैं? क्वाड वाले देश कर रहे हैं। और क्वाड में कौन कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, यही सब मिलकर मालाबार करते हैं, हमेशा करते हैं। तो इसमें से देख लो चारों में से कौन सा है? जापान है ना। ऑस्ट्रेलिया होता है, भारत, जापान और यूएसए, ये 4 देश क्वाड के हैं, ठीक है।
है। चलो, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला मामला है उसमें, ठीक है। इससे गई किरण फिर वहां टकरा गई पूरी, फिर ऐसे टकरा गई, फिर नू टकरा गई, फिर ऐसे टकरा गई, मतलब जगमगाहट हो गई हीरे में। ओहो हो, जगमग जगमग हो गया सब मामला, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो मरीचिका बन रही है, हीरा चमक रहा है, ऑप्टिकल फाइबर काम कर रही है किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल रिफ्लेक्शन वाला मामले पर। मोबाइल चार्जर क्या है? ये क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ज्यादा गणित मत समझो। क्या होता है? जो टेम्परेचर को, वो सॉरी, वोल्टेज को कम से ज्यादा कर दे, वो तो है ऊंचाई। भाई साहब उच्च कर दिया, ऊंचाई उच्च कर दिया, कम से बढ़ा दिया टेम्परेचर। और जो बड़े हुए से टेम्परेचर नहीं, जो सॉरी बिजली का बाट है, और बड़े से कम कर दे। जैसे मोबाइल फोन के कभी तार सीधे लगा देना, ओहो कसम से ऐसा आनंद आएगा ना, फट फट बोलेगा। आप चार्जर लगाते हो, वो क्या करता है? उसकी लाइट को थोड़ा डिम कर देता है और फिर उससे चार्ज करता है, ठीक है। एसी डीसी वाला कॉन्सेप्ट वही। तो ये क्या होगा? कम कर दिया, मतलब अपचाई कर दिया, ठीक है। बढ़ा रहा होता तो ऊंचाई, तो ये क्या हो गया? अपचाई। सॉरी अपचाई, मैं बोल अपचाई रहा हूं और लगा ऊंचाई रहा हूं, फिर तुम लोग स्क्रीनशॉट भेजते हो। सर आपने तो ये सवाल गलत करा दिया। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्वस्पता से ट्रैक किए जाते हैं, ये वही सवाल है, रिपीट, ठीक है। एक सुरंग में 100 वाट की क्षमता वाले, ये सवाल भी पूछा गया, और मैंने फिजिक्स में ये सवाल करते समय बताया आपको, कुछ नहीं करना, उठा गुणा कर देना, 1000 से भाग कर देना, है ना, हमेशा आपका ये सवाल सही हो जाएगा। और आरओ की परीक्षा में पूछा गया, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाए गए हैं, 100 वाट की क्षमता है, 5 बल्ब हैं, 20 घंटे भाई सब जला रहे हैं, कितने यूनिट फूकेंगे? तो 500 गुणा 20 कितना हो गया? 5 दूनी 10, कितना हो गया? 1000 हो गया, ठीक है, 1000 हो गया। 20 घंटे लगातार, कुछ गलत तो नहीं कर दिया। 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब में, 100 पंजे 500, 500 गुणा 20 है ना, तो 5 दूनी 10, 10,000 हो गए, ठीक है, 10,000 हो गए, 1000 से भाग कर दो, 10 यूनिट फूकेंगे, ठीक है। चलो, तो इसी हिसाब से आप जो है देखते चलना। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला दिया, सर शिकंजी बन जाएगी, बस नींबू निचोड़ने की देर है। रुक जा भाई, सवाल तो पढ़ ले। मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान बदल जाएगा सर, 1.5 किलो हो गई चीनी, चेंज हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। घनत्व बदल जाएगा, सांद्रता बदल जाएगा, आयतन नहीं चेंज होगा। आयतन तो उसका जो जितना पहले जगह घेर रही थी उतना, द्रव्यमान भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो पहले ही कह रहा है 100 और आधा 600, तो मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों सही है, द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा, आयतन भी चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? हाइड्रोजन में होता है। बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, एक ही बार ऐसा सवाल पूछा गया है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, याद कर लेना अगर सेम सवाल आ जाए, गलती ना हो दोस्त, ठीक है। चलो हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? देखो आपको मेरा रंग जो है दिख रहा होगा, मास्टर कलुआ सा है ना, गंदा सा शकल है इसकी, ठीक है, तो शकल से मतलब नहीं है, कलर देखो भाई साहब, ब्लैक टी शर्ट है, आपको ब्लैक क्यों दिख रही है? प्रकाश की किरण एक आई और ब्लैक किरण जो है हमारी आंख तक गई इससे टकरा के, तो जो किरण हमारी आंख तक जाके टकराती है वैसे ही हमें कोई भी कलर दिखने लगता है। तो घास हरी क्यों दिखती है? क्योंकि हरे रंग का प्रकाश हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है, बाकी सबको अवशोषित कर लेगी। आपने मेरी आंखों पर, मेरी टी शर्ट पे प्रकाश डाला, सारे प्रकाश इस टी शर्ट ने अवशोषित कर लिए, काला आपको वापस कर दिया, इसलिए आपको काला दिख रहा है। ऐसे ही घास के संग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह हरे रंग के प्रकाश को छोड़कर सबको बाकी हरे को परावर्तित कर देगी, बाकी को अपने पास धर लेगी, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता जो निर्भर करती है, तारत्व पिच किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर, ठीक है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा तारत्व होगा। जैसे पे 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 वाली आवाज होती है, ठीक है, तो वो क्या है? उसकी पिच जो है हाई है। चलो, ध्वनि प्रदूषण को मापने, ज्यादा पेपे निकल गई यार ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस चीज का, तो अभी तो देख के आए थे, डेसिबल। पीछे एक सवाल नहीं किया था हमने, ये ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाएगी वो डेसिबल में मापी जाती है, था कि कितने उस पर जो है 80 डेसिबल से ऊपर हम कर रहे थे कि जो है वो ध्वनि प्रदूषण होगा। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या होती है? ध्वनि ग्राम होती है, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको, ध्वनि ग्राम। 31 मार्च 2018 को भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, अभी याद रखो आजकल एरावत है, हाल फिलहाल में नीचे लिखा हुआ है सबसे तेज कंप्यूटर एरावत है, ठीक है, ये करंट का सवाल है। द्वि आधारी पद्धति में 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी बराबर कितना होता है? 1024 बाइट के, फिर 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, फिर टीबी तमाम होते हैं इस तरीके से, ठीक है।
ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है, अकेले में उसको उड़ाने वाली। तो इस प्रकार की कोई घटना हो रही है, ये साइंस एंड टेक के सवाल है, तो वो फिजिक्स में ही आपके इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, ऐसे कोई हवाई जहाज किसी दीदी ने उड़ा लिया, पहली कोई दीदी बन गई, ठीक है, पहिया खुल गया मान लो हवाई जहाज, तो वो चर्चाएं जो है थोड़ा सा उसमें रहते हैं। किसी एयरलाइन का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, तो वो सब चर्चा में रहते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। युद्ध अभ्यास तो आपसे पूछे ही जाते हैं, नौसैनिक अभ्यास, ये भी करंट अफेयर्स। गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार कब देखा गया, तो गुरुत्वीय तरंगों को पहली बार देखा गया सितंबर 2015 में, और माना जाता है आइंस्टाइन का सिद्धांत फेल हो जाएगा, क्योंकि आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार दुनिया में सबसे तेज गति से अगर कोई गति कर सकता है वो है प्रकाश, वो है लाइट, ठीक। लेकिन गुरुत्वीय तरंगें माना जा रहा है इन फ्यूचर कि उससे भी तेज गति से गति कर सकती हैं, तो 2015 में पहली बार रिकॉर्ड किया गया उनको, है ना। नासा के दो वो थे, क्या कहते हैं, वेधशालाएं, उन्होंने जो है वो किया था। मोतियाबिंदु द्वारा क्या खराब हो जाता है, मोतियाबिंदु द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाई साहब वो खराब हो जाता है, लेंस, ठीक है। देखो, परितारिका, दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल उपयोग में से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि लेंस खराब होता है और वही लेंस चेंज कर देते हैं, उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा देते हैं। एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लगता है। फिर की ले रहा है भाई साहब मास्टर, फिर वह 75 से 60, यहां भी 15 ठंडा हुआ और यहां भी 15 ठंडा हुआ है, तो ठंडा होने में कोई टेंशन नहीं है, जितना ठंडा उसी हिसाब से ठंडा होगा उतनी देर में ही, ठीक है। तो 75 से 60 ठंडा होने में भी कितना समय लेगा, 25 सेकंड का ही समय लेगा। फिर की ले ली मास्टर ने, बोले अच्छा मौज ले लेता हूं, क्या कहना चाह रहे हैं दोस्त, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो वही वाली सवाल हो गई कि बोले तालाब में, बोले पहले एक बत्तख थी, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 10 बत्तख हो गई, बोले ठीक है, फिर 20 हो गई, बोले 40 हो गई, बोले ठीक है, बोले 15 दिन में आधा तालाब भर गया, तो बताओ पूरा तालाब कितने दिन में भरेगा। अबे 16वें दिन भर जाएगा, क्योंकि जस्ट डबल हो रहा है ना मामला। कोई कहेगा अच्छा 15 में आधा भरा है, 30 में भरेगा सर पूरा, है ना। तो यहां वही वाली फिर की ली, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता थे, हमने लगा दिया कि जितना कम में हो रहा है उतना ही फिर होगा। अब 2018 के सवाल आ गए, 1-1, 2-2, 5-5 सवाल हैं, अभी सब खत्म कर लेते हैं, 20-25 सवाल और रह गए हैं, खत्म कर लेते हैं। विलियम रोएंट जेन द्वारा किस चीज का आविष्कार किया गया, एक्स-रे मशीन, ठीक है। इसको मत भूल के जाना, मैचिंग में धड़ाधड़ पूछी गई है, मतलब बार बार पूछी गई, धड़ाधड़ मतलब बार बार पूछी गई है, ठीक है, तो इसको मत भूल के जाना। निम्नलिखित में से किसने जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना है, ये वही नार्लिकर है जो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत दे रहे थे। ये कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में जितनी भी पढ़ाई है, जितने भी अध्ययन है, हर अध्ययन अपने आप को अस्तित्व में रखता है। प्रत्येक चीज किसी ना किसी प्रकार से उसका साइंटिफिक विवरण है, वो एक विषय है ना, और हर चीज का इस दुनिया में अस्तित्व है। तो आप भी किसी भी चीज को, ईश्वर से लेकर चींटी तक को, किसी भी चीज के अस्तित्व को नकारिए मत। अगर कोई चीज अस्तित्व में नहीं होगी तो वो आप तक पहुंची कैसे, बात समझ में आ रही है। मतलब हर चीज का दुनिया में अस्तित्व है, सबको सहर्ष स्वीकार कीजिए, है ना, बाकी परखते रहिए, वो आपकी इच्छा है। आगे चलते हैं। ये मैं आपको जीवन का दर्शन दे रहा हूं, बता रहा हूं, जो मैंने अपने इतने 28-27 साल के अनुभव में जो भी सीखा है बचपन से आज तक, वो सब आपको बता रहा हूं। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन अर्धचालक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, मास साहब पीछे बता के आए थे, 4 बार सवाल आ गया, है ना, तो घबराएंगे नहीं। एक पायरोमीटर लगातार हर साल आ रहा है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगा, तो ध्वनि सबसे तेज किस में चलेगी सर, आपने बताया था गैस में दीदी धीरे 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 चलेंगी, ठोस में थोड़ा, वो द्रव में थोड़ा सा और तेज चलेंगी, ठोस में एकदम भगेगी। मतलब ठोस में सबसे तेज चाल होती है ध्वनि की, और प्रकाश की सबसे तेज चाल पूछ ले तो किसमें होती है, निर्वात में, ठीक है। आप प्रकाश जैसे हो, रोड साफ पड़ा है, एकदम सर्राटे से जाओगे, रोड पे ट्रैफिक है तो हौले हौले जाओगे, आप प्रकाश हो, आप ध्वनि नहीं हो, आप प्रकाश हो, ठीक है। ध्वनि दीदी जो है इस्पात में, या सबसे ठोस इनमें से इस्पात ही है, इस्पात में सबसे तेज चलेगी। निर्वात में क्या सबसे तेज चलता है, लाइट। दोनों बात याद रखोगे, दोनों सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, तो ऊर्जा सबसे अधिकतम किसकी होती है, गामा रेस की, ठीक है। इनका क्रम है ना प्रॉपर, जैसे इनका क्या क्रम है, सबसे पहले अल्ट्रा वी विजिबल होती है, मतलब दृश्य प्रकाश, फिर अल्ट्रा वायलेट होता है, फिर एक्सरे होता है, फिर गामा को ऐसे लिखते हैं तो एक्स वाई मैंने कर रखा है, गामा रेज होती है, ये एनर्जी का है। इससे इधर भी कुछ होते हैं, बी आर है, इससे पहले इंफ्रारेड होता है, ठीक है, इंफ्रारेड होता है, 2 और रह गई, ठीक है। चलो खैर, तो वो जो है सबसे अधिकतम ऊर्जा पूछ रहा है, तो ऊर्जा इधर की तरफ अधिकतम होती है। जैसे एक्सरे कहते ना, छोटे पे जब गए होगे एक्सरे कराने मम्मी के साथ, पापा के साथ, मम्मी कहते बेटा दूर रहो एक्सरे मशीन से, जल जाओ,
जाओगे या कुछ हो जाएगा, वो डराते हैं, है ना, आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाने का वही सबसे सरल तरीका है। तो जल जाओगे कुछ है, क्योंकि वो हानिकारक है, उनकी एनर्जी लेवल बहुत है। तो ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? अब इनमें गामा तो दी नहीं है, इसलिए एक्सरे होगी, एक्सरे की इनमें से अधिकतम है। इस पैटर्न में सवाल एक और पूछा था, अभी आरओ वाली परीक्षा में भी पूछा था, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम जरूर याद रखना। निम्नलिखित में से कौन वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 10 डेसिबल तो भिन्न भिन्नाहट होती है, 20 होती है पत्तों की सरसराहट, ठीक है, 60 हो जाता है थोड़ा तेज, 40 सामान्य बातचीत, और 100 पे तो कान फट लेंगे भाई साहब। आगे चलते हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्नलिखित में से किसका संयुक्त उपक्रम है? भाई साहब तबीयत खराब नहीं हो जाए, चलो अभी बढ़िया से जाके क्लास ऑफ करने के बाद एक चाय पीऊंगा बिंदास, ठीक है। चलो, ब्रह्मोस निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? किसका है ब्रह्मोस? भारत और रूस, है ना, भारत और रूस का है, इसमें तो कोई पूछने वाली बात है, कैसे कैसे सवाल पूछते हो। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? कौन सबसे तेज चलेगा? अभी मास्टर बता के आया है, अगर अभी भी सवाल नहीं बता पा रहे हो ना, तो अभी जो मैं चाय बनाने की बात कर रहा हूं उसमें डुबकी मार लो भाई सब एक, ठीक है, और कोई चारा नहीं है। अभी बता के आया हूं सबसे तेज कौन चाचा चलते हैं? प्रकाश, लाइट, आपको बताया आप सबसे तेज हो, सबसे तेज चलेगा, तो सबसे तेज कौन चलता है? प्रकाश। किसकी सबसे तेज वेग है? प्रकाश का। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब पलक आपने टक से झपकाई, चाचा 3 लाख किलोमीटर दूर चले गए। आगे चलते हैं। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 28 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता लगा है। किस ग्रह पर? मंगल पर। करंट का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी याद रख लेना, ठीक है, मतलब मंगल पे पानी भी है। 2019 के सवाल आ गए भाई साहब, देखो। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित में से किस, फिर वही ऑप्टिकल फाइबर आ गई, ऑप्टिकल फाइबर पूछे, मरीचिका पूछे, हीरे का चमकना पूछे, है ना, इस तरह के कुछ और आइटम पूछे। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। बिब्लियोमेट्री क्या है? तो सूचना प्रबंधन सेवा है। ऐसे शैतान सवाल एक आध कभी आ जाते हैं, है ना, मतलब ये सवाल ही ऐसा है कि आप इसमें कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते, मास्टर ने दिया ही इसलिए है कि आपका गलत हो। भाई साहब ऐसे सवालों को दूर से हाथ जोड़ करना है, प्रणाम सर, नमस्कार, हम आपको जाने देते हैं, उनको जाने दो, लेकिन अब रिपीट हो जाए तो ध्यान दोगे, सूचना प्रबंधन सेवा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए करंट अफेयर्स का सवाल है। चंद्रयान 3 के विषय में आप डेटा याद रखना, यह किसके द्वारा किया गया था? GSLV Mk3M1, ठीक है, मार्क 1 के द्वारा जो है प्रक्षेपित इसको किया गया था, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। श्याम विवर क्या होता है? ब्लैक होल क्या है? ठीक है, तो श्याम विवर क्या है? इनमें से जो है सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा, तो सिमट गए तारे को बोलते हैं क्या? ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल जब कोई तारा अपनी उम्र सीमा पूरी कर लेता है, उम्र सीमा पूरी करने के बाद वो क्या होता है? मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है, और मरते मरते चचा ब्लैक होल बन जाते हैं। तो ब्लैक होल क्या है? सिमट गया तारा है। आगे चलते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, मतलब आवेशित क्या? उसमें करंट लगा दो सर। आवेश करने का मतलब वही तो हो गया, दीदी तो फुला रही है, इसकी बात नहीं सुननी, ए दीदी चुप जा, है ना। क्या कर रहे हैं वो जो है, लो मैं इसको शांत कर देता हूं, दीदी अब नहीं फुलाएगी, है ना। तो क्या होगा कि आवेशित करेंगे तो क्या होगा? उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो आपको ज्योग्राफी में बताया है। एल्बिडो मतलब लाइट आए और रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दो, जाओ दीदी जाओ। वापस करने वाला आइटम क्या होता है? एल्बिडो कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें से? संचार, उत्सर्जक, उत्सर्जक तो अपने में से उत्सर्जन करना हो गया। वापसी की शक्ति को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, ना तो चालन से कोई हानि हो रही है, ना संवहन, ना विकिरण, वो तो थर्मल, अरे मिल्टन की बोतल चाचा, थर्मल फ्लास्क वही है, ठीक है। चलो तो ए और बी सही हो जाएगा, दोनों बातें सही हैं। आगे चलते हैं। 10 सवाल और हैं, 10-12 सवाल और हैं, कंप्लीट कर लो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कपूर की पुड़िया मम्मी ने खुली छोड़ दी, 2 रैपट पड़ गए मेरे इसी बात पर कि कपूर की पुड़िया खुली छोड़ा है, नालायक, सारा कपूर उड़ जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता था बचपन में गायब क्या हो जाता है, फिर जब 8वें 9वें में आए तब पढ़ा कि इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। कोई चीज द्रव से बाष्प बन के उड़ रही है, दैट इज बाष्पीकरण, और सीधे ठोस से चाचा बाष्प हो गए, पता ही नहीं चले कहां गए, ये प्रक्रिया क्या है? ऊर्ध्वपातन है। वही पूछ रहा है इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में शायद सब्लिमेशन, भाई अंग्रेजी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब आ गए हम 2020 पे, देखते हैं
2020 में। क्या सवाल पूछा है? रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करंट अफेयर्स का सवाल है, लेकिन फिर भी अप तटीय गश्ती जहाज था सार्थक, जो क्या करता था? तटों को जो है गश्त करने के लिए लॉन्च किया गया था। एक ही सवाल आया था, 2020 के बाद ही हल्ला मच गया जी, साइंस से सवाल नहीं आ रहे, जैसे 2019 में वो नहीं आए। तो कभी भी आयोग को अंडर एस्टिमेट मत करो, डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ एनी आयोग, ठीक है। चलो 2021 में देखते हैं क्या सवाल आए हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि रिपीट सवाल है वही क्या कि जो है जो आपके जो कोल्ड स्टोर होते हैं उनमें ज्यादा टाइम तक आलू खराब क्यों नहीं होता? सर आपने बताया था क्यों, क्योंकि श्वसन दर कम हो जाती है, धीरे धीरे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। पहले 5 दिन में कर लेता था, उसको झापड़ मारा, बोले मारूंगा बहुत, 10 दिन में ग्रो करिए, बोले ठीक है सर, तो वो 10 दिन में ग्रो कर रहा है, ठीक है। श्वसन दर कम हो जाती है। आगे चलते हैं, विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव अनंत से किसी विभव को किसी क्या कहते हैं उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र लाने में या विद्युत क्षेत्र लाने में किया गया कार्य को कहते हैं विद्युत विभव। अब कार्य जो है एक अदिश राशि है, तो विद्युत विभव भी अदिश राशि है। ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। चलो, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है वही फैलना, विसरण क्या है ना, तुम्हारे जो है अभी कुछ रास्ते में चल रहे हो, ईटा पत्थर कुछ आ गया, टक से टकरा के जो है तुम्हारा विसरण हो गया, मतलब बिसर गए वहीं, है ना, फैल गए, लंबे हो गए। तो वही चक्कर ये है, वायुमंडल में प्रकाश का भी विसरण होता है, किसकी वजह से? धूल कणों की वजह से। कभी कमरे में घुसती हुई हल्की सी रोशनी देखी है, ऐसे करके डांस कर रहे होते हैं, उसमें धूल के पार्टिकल लिए वही है, उन्हीं की वजह से प्रकाश जो है टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित कर देता है? तो कौन ज्यादा करेगा? एल्बिडो किसका ज्यादा है? ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि का। व्हाइट कलर का एल्बिडो सबसे ज्यादा, मतलब वापस करने की शक्ति, जितनी सूरज से आई बोले सारी ले जा, थोड़ी बहुत छोड़ जा हमारे पास, ठीक है। और ब्लैक कलर का, ब्लैक चीजों का जो है एल्बिडो सबसे कम होता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है सबसे ज्यादा सूर्य को कौन परावर्तित कर देगा? भाई साहब कर देंगे। रेडियो धर्मिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम, कैसी बात कर रहे हो? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के आधार पर है। सूर्य में भी वही प्रक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन। विखंडन का चचा कोई मतलब नहीं है, विखंडन पे तो हमारा परमाणु बम है। मतलब ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 1 सही, बात हमारी सही। ऑप्शन नंबर विकल्प संख्या ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है? तो काटता है मतलब क्रुक्स कर देता है। परावैंगनी किरणों को क्या कर देता है? क्रुक्स कर देता है परावैंगनी किरणों को, ठीक है। तो परावैंगनी किरणों को क्रुक्स कर दे रहा है, काट दे रहा है, ठीक है। तो क्रुक्स कांच हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 2022 के प्रश्न देखते चलते हैं। 2022 में आपसे क्या सवाल पूछे हैं, है ना। चलो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है विभिन्न चीजों के। अभी देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, बिल्कुल सही बात है। दबाव या दाब का मात्रक पास्कल होता है। रेडियो धर्मिता का क्यूरी नहीं होता, क्यूरी मात्रक होता है, पर एसआई में जो रेडियो धर्मिता का मात्रक है वो है बेकुरल, ठीक है। बेकुरल, बेकुरल को याद रखोगे, बेकुरल है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, क्यूरी, ठीक है, बेकुरल। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। आगे चलते हैं 129। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल तप्त होता है वो किसके द्वारा तप्त होता है? सूर्य की किरणें आई और पृथ्वी को गर्म किया, और पृथ्वी को गर्म करके पृथ्वी से जो किरणें वापस हुई उनके द्वारा वायुमंडल गर्म हो रहा है। मतलब पार्थिव विकिरण मान सकते हैं। और पार्थिव विकिरण क्या होता है? पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण होता है, मतलब दीर्घ तरंगीय विकिरण होता है। तो पार्थिव विकिरण के कारण क्या होता है? वायुमंडल गर्म हो जाता है आपका, ठीक है। आपको एकदम लगता है आज तो सर बड़ी गर्मी सी लग रही है, ठीक है। चलो, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई गई है? कौन सी होगी? मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड में से होगी, ठीक है। ये दोनों ही हैं, लेकिन ज्यादा कौन सी एक बार चेक कर लेना, है ना। क्या कहते हैं? शनि ग्रह के वायुमंडल में। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का यह अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? पूरे अंतरिक्ष में एकदम होटल टाइप से बना रखा है, ऐसे फैला हुआ आइटम सा है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहां कोई भी देश का यात्री जाएगा, पूरा उसका सिस्टम है, वो वहां ठहर सकता है, रुक सकता है ना। अंतरिक्ष में कहां घूमता रहेगा, वरना वहां ठहर जाता है। तो अभी ये चाचा है मार्क बेंड है,
इन्होंने जो है रिकॉर्ड बनाया था। करंट अफेयर्स का सवाल इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदल जाता है? तो फोटोवोल्टाइक सेल। देखो कहां है फोटोवोल्टाइक कोशिका, देखो सेल को कोशिका दे रखा है। कैसी हिंदी गंदी गंदी करते हैं। अरे वही शीशा वाली प्लेट जो तुम्हारे यहां लग रही है घर पे भाई मेरे दोस्त, वही उसको फोटोवोल्टाइक सेल बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। अब देखो ये दे दिया हमें मिलाने को, मिलाओ भाई साहब किसमें कितना शोर। अब आप एक सिंपल सी बात कॉमन सेंस से सवाल लगाएंगे। आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, शांत क्षेत्र इनमें से सबसे कम डेसिबल वाला होगा। भाई सिंपल बात है, शांत क्षेत्र सबसे कम डेसिबल वाला होगा, बी का पहला। ढूंढो बी का पहला कहां है? 2 में है। आवासीय क्षेत्र उससे ज्यादा होगा, मतलब 55, मतलब ए का दूसरा। फिर आगे चलते हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र। व्यापारिक क्षेत्र मतलब जहां कपड़ा की दुकान है, सब्जी मंडी है, सब कुछ। औद्योगिक क्षेत्र मतलब जहां तमाम जो है बारी तरीके से मशीनें चल रही हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में और ज्यादा हाई होगा, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिबल होगा। सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, और बी डी का क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। मतलब क्या है? मतलब ये कह रहे हैं जैसे पौधे ने कुछ बना लिया है ना, तो वो भी तो सौर ऊर्जा की वजह से बनाया। सौर ऊर्जा की वजह से उसने कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर संग्रहित कर ली। मतलब जितने भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा का ही जो है यूटिलाइजेशन है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? नाभिकीय ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन से पैदा होती है, उसमें सोलर एनर्जी का कोई योगदान नहीं है किसी भी प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स रूप में कार्बन का सबसे, अभी पीछे बता के आया था, जुबान से सवाल फिसलते हैं, ध्यान से सुना करो कोई बात मास्टर बता रहा हो तो कार्बन का सबसे स्थायी अपर रूप कौन सा है? वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं देखा? पेंसिल की नुक देखी है? पेंसिल की नुक में जो काला काला आइटम होता है वही ग्रेफाइट का रूप है, ठीक है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें होता है? ये भी पीछे अभी कहानी में बता के आया था जब इंजन पढ़ रहे थे, है ना, जब ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। तो जो आपके पेट्रोल वाले इंजन होते हैं उसमें कार्बोरेटर का प्रयोग होता है ना। जैसे आपकी बाइक में होगा कार्बोरेटर, कभी सर्विस कराने जाओ तो मिस्त्री दिमाग मार के देखना, वो क्या करता है? दहन में, पेट्रोल के दहन में वायु फेंकता है ना। वायु का जो है एटमॉस्फेरिक वायु लेके पेट्रोल के दहन को सुगम बनाता है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर का उपयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। आपकी मोटरसाइकिल में होगा। आज का अंतिम वर्ष 2023 के सवाल 4-5 सवाल पूछे गए हैं, देख लेते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वे हैं जो कि, अब देखो ये आपको ज्योग्राफी में ही था सेम सवाल। पारंपरिक स्रोत कौन से जो हम यूज कर रहे हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, डीजल है, पारंपरिक स्रोत है, इनको हम परंपरा के अनुसार यूज कर रहे हैं। लेकिन गैर परंपरागत कौन से हो गए? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, पानी की एनर्जी है। तो ये सब क्या है? ये गैर परंपरागत स्रोत क्या है? नवीकरणीय है। इनका मतलब रिन्यू किया जा सकता है इनको, ठीक है, रिन्यूएबल है, ठीक है। तो देखो नवीकरणीय का है, गैर परंपरागत स्रोत क्या है? नवीकरणीय है, ठीक है। आगे चलते हैं। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस, ये करंट अफेयर्स का सवाल है आपके, इसरो और नासा का था संयुक्त उपक्रम निसार उपग्रह, ठीक है। संभवतया यही आज का अंतिम सवाल होगा, ठीक है। चलिए तो आपका जो है बिंदास तरीके से पूरा फिजिक्स भी खत्म हो गया। क्लासेस कैसी लग रही हैं एकदम बिंदास तरीके से कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। कमेंट जरूर किया कीजिए, वो हमको एनर्जी और पेट्रोल प्रदान करता है मास्टर को आपके, ठीक है। चलिए तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक और दोस्तों के साथ साझा जरूर कर देना। 13 से 23 तक के बेहतरीन तरीके से प्रश्न कवर होते चल रहे हैं। अब तक हमने भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, यूपी स्पेशल और ये कर लिया है। अब इसके बाद अपन सीसेट का नंबर लगाएंगे, फिर आगे के विषय देखेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी एक और बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।